यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं और मैथमेटिक्स की कुछ नॉलेज को हम आप तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज को लेते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरम्स यानी प्रमेय की जो वीडियो सीरीज़ है उस पर आधारित है। प्रमेय की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हमने 10 प्रमेय पहले देख रखी हैं, पढ़ी हैं। आज हम 11वीं प्रमेय को करने जा रहे हैं। आज की जो प्रमेय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थेल्स प्रमेय आज की प्रमेय का नाम है, या इसको एक नाम और बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। वो प्रमेय हम आज देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। उनको ज़रूर शेयर करना जिनको इस टॉपिक की, इस थेल्स प्रमेय की मैथमेटिक्स में जिनको प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर आप शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सिंपल मैथ्स फॉर यू अपना चैनल है। प्रमेय नंबर 11 हम कर रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमेय के अंदर सबसे पहले होता है कथन। सबसे पहले क्या होता है? कथन। देखिए, आज जो हम प्रमेय करेंगे उसका कथन थोड़ा सा लंबा है। त्रिभुज पे आधारित आज की प्रमेय। थेल्स प्रमेय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय इसलिए बोलते हैं क्योंकि त्रिभुज की 2-3 और प्रमेय है वो सारी इसी पे आधारित हैं, इसलिए इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक। अनुपात को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, यानी इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेटिक, और थ्योरम यानी शॉर्ट में इसको बीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी। या हिंदी में आप इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय बोल सकते हो या थेल्स प्रमेय बोल सकते हो। प्रमेय के अंदर सबसे पहले होता है कथन, जो आपको हो सकता है पेपर में दिया जाए या नाम भी दे दिया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कथन। कथन क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। ये है आज की थ्योरम का कथन। ठीक है, कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को जहां पर भी काटेगी वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पर देखिए समान अनुपात में विभाजित करती है, इसीलिए इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर आनुपातिक जो शब्द है वो इसी समान अनुपात के कारण आया है। ये इसका कथन। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन में जब आती है तो यूँ भी आ सकती है कि सिद्ध कीजिए कि, फिर ये कथन आ जाएगा पूरा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम यदि ना लगाएं तो भी चलेगा। ये यदि मैंने कंडीशनल रूप में लगा दिया। अगर आप यहाँ पे यदि ना लगाएं तो भी ये चलेगा। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब हम लेते हैं कि पहला हो गया कथन। उसके बाद सबसे जो सॉल्व करने में नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहला वो होता है दिया है। ठीक है, दिया है को हम बोलते हैं गिवन। जो भी इसके अंदर गिवन वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। मान लो ये हमने बना लिया त्रिभुज। चित्र इसके अंदर आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन लिखा हुआ है त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, साफ साफ लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। इसमें 3 भुजाएं हैं, हमने नीचे वाली भुजा मान ली। ये जो नीचे वाली भुजा है इस भुजा के समांतर, तो इस भुजा के समांतर हमने ये रेखा खींची। ठीक है, ये भुजा है, इसके समांतर हमने ये रेखा खींची। ये जो रेखा खींच रही है ये इसको इन दोनों बिंदुओं पर काट रही है।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिभुज के नाम दे देते हैं। इसको मैंने दे दिया बिंदु नंबर ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। दो बिंदुओं पर ये यहाँ पर काट रही है, इसको दे दिया बिंदु नंबर डी और इसको दे दिया बिंदु नंबर ई। यानी ए बी सी एक त्रिभुज है, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है डी ई, जो यहाँ पर तो डी बिंदु को काट रही है और यहाँ पर ई बिंदु को काट रही है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी को आपको लिखना है। लिख दो, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर रेखा डी ई खींची। ठीक है, डी ई खींची नहीं, सॉरी है, यहाँ पर हम खींची नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम है लिखेंगे, क्योंकि खींची तो हम तब लिखते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रेखा डी ई है जो बिंदु डी और ई पर काटती है, जो रेखा ए बी व ए सी को क्रमशः बिंदु डी व ई पर काटती है। ठीक है, ये इस भुजा ए बी को तो बिंदु डी पर काटती है, इस भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटती है। ये आपको इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर क्रमशः का मतलब है कि पहले ए बी आया तो डी पर काटेगी, बाद में ए सी आया तो ई पर काटेगी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि रेखा ए बी को डी पर काटती है और रेखा ए सी को ई पर काटती है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हो क्या दिया है। फिर नेक्स्ट है प्रूफ करना है, या हिंदी में सिद्ध करना है। ठीक है, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव यानी हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है, ये इन जिन दो बिंदुओं पर काट रही है, ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि ए डी अनुपात डी बी, ये देखो ए डी अनुपात डी बी बराबर होता है ए ई अनुपात ई सी के, ए ई अनुपात ई सी के। ये बात आपको प्रूव करनी है। यहाँ पर देखो अनुपात, हमने ये कहा है कि ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी डी बिंदु जो इसको काटेगी तो ए डी और डी बी का अनुपात सेम होगा। इसी प्रकार यहाँ पे ए ई और ई सी का अनुपात सेम होगा। आप इसको अनुपात रूप में लिख सकते हो, या अनुपात को हम बट्टे रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अनुपात रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बुक्स में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। अनुपात का आप बट्टे में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख लो। ये बात आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन। जो आपको प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा लाइन या बिंदु अगर आपको बनाना है, कोई भी रचना करनी है चित्र के अंदर, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब बताओ क्या आप इसमें रचना करोगे। देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें लाइनें खींचनी पड़ेंगी, रचना करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डी को मिलाते हैं सी से, बी को मिलाते हैं ई से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी को ई से मिलाया व डी को सी से मिलाया। ठीक है, बी को ई से मिलाया, डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिला दिया, डी को सी से मिला दिया। एक काम आपको और करना है, बिंदु ई से और बिंदु डी से दोनों पर लंब खींचना है। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है बिंदु ई व डी से आधार पर लंब डाले, आधार पर लंब डाले। देखिए ये जो लंब डालने की प्रक्रिया है ये थोड़ी सी अलग है। ये थ्योरम आधारभूत प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी कठिन भी होगी। आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी। आपने बी को ई से मिला दिया, डी को सी से मिला दिया। अब आपको क्या करना है, बिंदु ई से आधार पर और इस पर बी से भी आधार पर लंब डालना है। अब आप सबसे पहले इस को देखो, त्रिभुज को। ठीक है, इस बिंदु को देखो ई को। तो यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में इसको यदि हम आधार माने, इस रेखा को, तो जब यहाँ से आप लंब डालोगे तो लंब कुछ यूँ पड़ेगा। लंब एक सीधी रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है। ठीक है, इसी तरह से आप इस डी बिंदु से डालोगे तो डी बिंदु से जो लंब डालोगे सामने वाले आधार पे, तो वो इस तरह से पड़ेगा। ये
आप चाहो तो इसको कोई नाम भी दे सकते हो। मैं एक बार पी और क्यू दे देता हूँ, हालांकि इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने नाम दे दिया पी और क्यू इन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर लंब डाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया बिंदु ई व डी से आधार पर लंब डाले। आप यूँ भी लिख सकते हो कि बिंदु ई से रेखा ए बी पर लंब डाला और बिंदु डी से रेखा ए सी पर लंब डाला। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, बराबर नंबर मिलेंगे, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, अब क्यों हमने ये लंब डाला है, क्यों इनको मिलाया है, वो हम जो आगे इसका जो प्रूफमेट करेंगे उसमें आपके क्लियर होगा। एक बार के लिए आप ये याद रखो कि आपको इस तरह से लंब डालना है। ठीक है, ये होगी हमारी रचना। उसके बाद हम करते हैं उपपत्ति यानी कि प्रूफमेंट, क्योंकि प्रूफमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, ये मैं जो प्रूफमेंट का स्टेप है वो मैं अगले में लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली पूरा एक में ही समझ में आ जाए। यहाँ करके हम लिखेंगे, चित्र भी आपको दिखता रहेगा। ये देखो, अब हम लेते हैं असली स्टेप उपपत्ति। जो मेन जो प्रूफमेंट का स्टेप होता है वो यही होता है प्रूफमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी में हम तथ्य लिखते हैं कि हम किस प्रकार से उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं दो त्रिभुज। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज, एक तो ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई में। ये देखो, हम इन दोनों में लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो आप, एक तो त्रिभुज ए डी ई, ये रहा ए डी ई, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज बी डी ई, ये नीचे वाला जो इधर वाला बन रहा है बी डी ई, ये हमने लिया। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें ए डी और बी डी ये आना चाहिए, ये और ये आना चाहिए, ये दोनों लिया। और इन दोनों में भी हम क्या लेंगे, इनके क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे, इनके क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे अनुपात निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आगे ए आर लिखा है, इस ए आर का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल। आप हिंदी में इस तरह से भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, आप कैसे भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में आगे ए आर लिख दिया, ए आर का मतलब है एरिया यानी क्षेत्रफल। और आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है, क्योंकि ये आधारभूत अनुपातिक पर में है। आपको जो प्रूफ करना है वो भी अनुपात में प्रूफ करना है, तो यहाँ पर भी आपको किस में लिखना है, अनुपात में। अब आप इसका अनुपात निकालो। तो ध्यान से देखो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका सूत्र लगाते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर भी मैं एक बार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये दोनों सेम नहीं है, ये मैंने सिर्फ सूत्र लगाया ताकि आप इजीली समझ पाओ। आधार का मतलब बेस, ऊंचाई का मतलब हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मान रखो, ये बट्टा है, ऊपर 1/2 इंटू आधार। अब देखो जो त्रिभुज ए डी ई है, ए डी ई, ध्यान से देखो चित्र में, त्रिभुज ए डी ई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आधार मानते हैं इसको। किसको मानते हैं, आधार, इसको। ठीक है, हम इसको आधार मानते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो आधार हम मानेंगे इसको, किसको, आधार हम मानते हैं इसको ए डी को, इसको नहीं मानते हम, इसको आधार मानते हैं ए डी को। क्यों, क्योंकि हमें एक तरफ ए डी और बी डी ही लाना है। तो यहाँ पर ऊपर वाले त्रिभुज में हम आधार मानेंगे ए डी को। ठीक है, ये देखो ए डी ये वाला, और ये आधार मानते हुए इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये क्यू ई, जो हमने इसको क्यू माना है ना, ये हो जाएगी क्या, क्यू ई, ये हो जाएगी क्यू ई। इसी प्रकार से नीचे त्रिभुज बी डी ई, इसमें भी 1/2 इंटू आधार, इसमें भी आधार मानना है हमें इसे बी डी को, क्योंकि इसी को आधार मानते हुए हमने लंब खींचा है। ठीक है, तो इसका आधार हो जाएगा बी डी, और इंटू में इसका भी जो ऊंचाई है वो क्या होगी, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है, क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई होती है। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू ई, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू ई। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये यदि आप सूत्र नहीं लिखते तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ए डी ई का आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही, इसी प्रकार बी डी ई का आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ से हाफ कटेगा, क्यू ई से में कटेगा, आपके पास क्या आ जाएगा,
ए डी बट्टे बी डी, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, ठीक है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आपने ये लिया है ए डी बटे बी सी, उसी प्रकार से देखो अभी आपने क्या करा, आधार इसको माना ए डी को और इसको मान लिया डी बी को, तो ये डी बटे डी बी आ गया। इसी प्रकार इस साइड आपको क्या करना है, वापस से ये त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज लेना है और आधार इनको मानते हुए आपको ये काम करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। और जब आप एक बार कोई काम कर देते हो, दोबारा करते हो, इसी प्रकार लिखते हो, तो उसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो। यहाँ पर हम क्या लेंगे, ऊपर वापस लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। अब देखो इस बार कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, इस बार ऊपर वाला त्रिभुज तो वही रहेगा ए डी ई, लेकिन नीचे वाला त्रिभुज ये लेना है आपको डी ई सी, ये वाला। पिछली बार ये लिया था, इस बार ये लेना है डी ई सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी लिख सकते हो, ई डी सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वापस वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ पर मैं इस बार सीधा सीधा लिख रहा हूँ 1/2 इंटू आधार। ऊपर वाला तो ये डी वही है, तो आधार वही हो जाएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे देखो, इस बार आपको ये वाली भुजा लेनी है, तो इस बार आप आधार मानोगे इसको। पिछली बार आधार माना था इसको, इस बार आधार मानोगे इसको, तो इस बार यहाँ पे आधार लोगे आप ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम आधार लेंगे इस बार ए ई। क्यों लिया आधार ए ई, क्योंकि हमें इस बार ये वाली साइड का अनुपात निकालना है, इसलिए हमने आधार लिया ए ई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ए ई। और ऊंचाई, जब आधार ये माना है तो लंब भी हमें ये लेना पड़ेगा ऊंचाई वाला, तो ये हो जाएगा डी पी, तो ये हो जाएगा डी पी। और बट्टे में 1/2 इंटू आधार, इस बार डी ई सी का आधार। अब डी ई सी हमने जब ये लंब डाला था तो आधार इसको माना था इसी को, तो यहाँ पर हम इसका आधार लिखेंगे ई सी, यानी 1/2 इंटू ई सी इंटू इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई भी यही है, इसके त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब यानी डी पी, तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई डी पी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी पी से डी पी क्रॉस, आप से आप क्रॉस, यहाँ पर क्या आ गया ए ई बट्टे ई सी, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन थी ये इसके बराबर है, दूसरी इक्वेशन आ गई ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इन दोनों के लेफ्ट साइड में ऊपर क्या है ए डी ई, यहाँ भी ऊपर क्या है ए डी ई, यानी ये ऊपर वाले तो दोनों क्या है बराबर है। नीचे वाला देखो बी डी ई, यहाँ पे बी डी ई क्या है बी डी ई, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। और नीचे वाला क्या है डी ई सी, ये डी ई सी है इधर वाला त्रिभुज। आप इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है एक बराबर होंगे। कैसे, ऐसे यहाँ लिखोगे आप, हम लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज डी ई सी में, इन दोनों त्रिभुज में देखो आधार दोनों में डी ई है, तो आधार डी ई बराबर डी ई, दोनों में आधार एक ही भुजा है यानी कि समान है, तो ये बराबर होंगे। और ऊंचाई भी क्या होगी बराबर होगी। अब ऊंचाई बराबर क्यों होगी आप बता सकते हो, ऊंचाई बराबर इसलिए होगी क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य हैं। क्योंकि डी ई जो भुजा थी वो हमने इसके समांतर खींची थी, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है, और वही बीच की दूरी इन दोनों की क्या होगी ऊंचाई, तो इनकी ऊंचाई भी बराबर होंगी। अब लिख सकते हो क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बने हुए हैं, और इसीलिए इनकी क्या होगी, जो इनकी ऊंचाई है वो भी क्या होगी बराबर, आधार भी बराबर है ऊंचाई भी बराबर, इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ डी ई सी। क्योंकि दोनों त्रिभुजों के आधार और क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई दोनों बराबर हैं। सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 तो सेम है ही, आधार भी बराबर है ऊंचाई भी बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा बराबर। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो इन तीनों इक्वेशन में पहले जो है वो कह रहा है कि ए डी का क्षेत्रफल बट्टे बी डी का क्षेत्रफल ए डी बट्टे बी डी है। दूसरा कह रहा है ए डी का क्षेत्रफल बट्टे डी सी का क्षेत्रफल ए ई बट्टे ए सी है।
इन दोनों में ध्यान से देखो, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वाला है वो तो सेम है क्योंकि दोनों में एक जैसा है तो बराबर होगा। नीचे वाला है त्रिभुज बी डी, यहाँ वाला है त्रिभुज डी सी, तो बी डी और डी सी ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि एक हमने अभी ये प्रूफ किया दोनों बराबर है। तो आप इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला भी बराबर है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इस लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समीकरण 1, 2 व 3 से, या हम लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों समीकरण के इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी बट्टे बी ई, ए डी बट्टे डी बी लिख दो या बी डी लिख दो, एक ही बात है, बराबर ए ई बट्टे ई सी, यह आप लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला भी हमने समीकरण 3 से बराबर कर दिया, ठीक है। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हों तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है, बराबर। तो ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, ये लिख दिया, ए डी बट्टे बी डी ए ई बट्टे ई सी। और यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना था वो यही है। यहाँ पर डी बी है, आप बी डी लिखो चाहे डी बी लिखो एक ही बात है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो अनुपात में भी लिख सकते हो, ए डी अनुपात बी डी बराबर ए ई अनुपात ई सी, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड, एच पी या इति सिद्धम, जो भी आप लिखना चाहो ये। तो ये थी हमारी थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। थोड़ी सी टफ है बाकी प्रमेय से, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। आपको सिर्फ इन त्रिभुजों का खेल समझना है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो तो ये सारा त्रिभुजों का खेल आपके पास आ जाएगा। 2-3 बार वीडियो को देखो, 1-2 बार आप खुद प्रयास करो तो आपको ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई बात ऐसी जो पल्ले नहीं पड़ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन है। और इसी प्रमेय पे आधारित आगे की 2 प्रमेय है जो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे और फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये जो प्रमेय है ये इम्पोर्टेंट है और बहुत थोड़ी कठिन भी है, हल्की सी, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। आप 1-2 बार करोगे तो आपको ईजिली आ जाएगी, लेकिन फिर भी बाकी प्रमेय की तुलना में थोड़ी सी ये क्या है, कठिन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।